संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सत्र के दौरान कई अहम बिल हुए पास। लोकसभा में 111 और राज्यसभा 121% रही उत्पादकता। झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति MS सोनक। 8 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे तरलोक सिंह चौहान लेंगे जगह। परमवीर एल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज गुमला में विकसित भारत विकास संवाद का आयोजन। आपातकाल और विकसित भारत पर युवाओं ने साझा किए गए अपने विचार। असंतोष ट्रॉफी के ग्रुप C के मैच में रांची में शुरू दिल्ली और रेलवे के बीच मुकाबला गोल रहित बराबरी पर छूटा। झारखंड और बिहार के खिलाड़ियों ने भी दिखाया दम। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराए गए और विधायी कार्य निपटाए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र की उत्पादकता करीब 111% रही। संसद के शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में लोकसभा की उत्पादकता लगभग 111% रही। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने कहा कि सत्र की उत्पादकता 121% रही। राज्यसभा में इस सत्र में कार्य उत्पादकता 121% रही। राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने कहा कि इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हुआ। सदन में वंदे मातरम और चुनाव सुधार जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। उच्च सदन के सभापति के तौर पर यह सत्र राधाकृष्णन का पहला सत्र था और सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग के लिए उन्होंने उप सभापति हरिवंश, सदन के सदस्यों और कर्मचारियों के प्रति आभार जताया। वंदे मातरम की धुन बजने के बाद उन्होंने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर को हुई थी। I extend my appreciation to the Honorable Deputy Chairman and the members on the panel of Vice Chairpersons for assisting me in conducting the proceedings of the House. I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and staff to ensure that the session runs smoothly. I also thank the print and electronic media for covering the proceedings of the House and keep the public informed. Approach the festive season and the turn of the year. I extend my heartiest greetings and best wishes to all the honorable members and their families for Christmas and the New Year 2026. संसद के शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। संसद में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। और कांग्रेस, DMK और TMC के सांसदों ने जो कुछ भी किया, इससे शर्मनाक घटना लोकतंत्र में हो नहीं सकता।
और एक कानून में जो संशोधन है, जो हमारा काम है, उसका एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है हिंसात्मक हो जाना। तो बापू ने हिंसा सिखाई होगी। कांग्रेसियों के डिक्शनरी में या टीएमसी के डिक्शनरी में, डीएमके के डिक्शनरी में यह है कि बापू हिंसात्मक चीज़ों के लिए भड़काते थे। 8 सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है और हम स्पीकर साहब से ये डिमांड करेंगे, अगला आने वाला जो बजट सेशन है, उस बजट सेशन तक इन लोगों को संसद की कार्रवाई से बाहर रखिए। मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायाधीश सोनक के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार से कर दी है। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान 8 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस सोनक उनकी जगह लेंगे। वरीयता से जस्टिस सोनक मुंबई हाईकोर्ट में दूसरे स्थान पर हैं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से जमशेदपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के महत्व विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चैम्बर के सदस्यों, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, व्यवसायी और पेशेवर शामिल हुए। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मानव केडिया ने हमारे संवाददाता से बातचीत में कहा कि आने वाले समय में एआई के क्षेत्र में भारत ग्लोबल हब बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी एआई का दौर चल रहा है, जिसके बिना बिजनेस नहीं चल पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर अभी चल रहा है, क्योंकि एक समय था जब बिना इंटरनेट के भी लोग काम करते थे, बिजनेस करते थे, बिना मोबाइल के भी करते थे, लेकिन आज का एक ऐसा समय है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना कोई आगे बिजनेस नहीं कर सकेगा और रोज़मर्रा के दिनचर्या में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल हो गया है। तो किस तरह से हम उसको अपना के अपने बिजनेस में जो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल जो कंट्रोल होता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में पीडब्ल्यूसी के जो स्पीकर्स आए हैं वो बता रहे हैं। प्राइस वाटर हाउस एलएलपी के पार्टनर गौरव वर्धन ने बताया कि सभी क्षेत्रों में एआई का प्रभाव दिख रहा है। भारत दुनिया के पहले या दूसरे सबसे बड़े इकोनॉमिक के रूप में अपना स्थान बनाएगा। मुझे लगता है हमारा देश काफ़ी अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है, तो एंड वी आर वन ऑफ द पायनियर्स इन एआई। बाकी आई थिंक इवॉल्विंग स्पेस है, जो आने वाला कुछ समय है उसमें और ज़रूर तरक्की करेगा अपना देश। प्राइस वाटर हाउस एलएलपी के डायरेक्टर अंशुमन झुनझुनवाला ने युवाओं को अच्छे उद्देश्य के लिए एआई का उपयोग करने की सलाह दी। वर्ल्ड में टॉप के कंट्रीज में आ रहा है इंडिया, सो हमें कहना चाहिए कि जिस तेज़ी से इंडिया अडॉप्ट कर रहा है एआई को, आगे जाके वर्ल्ड में नंबर 1 पे ही आने वाली है। वहीं एक एआई कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर श्रद्धा अग्रवाल ने बताया कि एआई के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में टॉप कर रहा है। हम जल्द ही इस क्षेत्र में चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। भारत पूरी दुनिया में एआई में टॉप कर रहा है। भारत के लिए सारी कंपनियां स्पेशल एआई बना रही हैं। आप गूगल बोलिए, चाहे आप फेसबुक बोलिए, सबकी एआई स्पेशली भारत के लिए बन रही है। परप्लेक्सिटी ने एआई 1 ईयर के लिए फ्री किया है, क्योंकि भारत की जनता एआई सबसे पहले अडॉप्ट करती है, यूज करती है और अपना डेटा देने को तैयार है। चेंबर के उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि एआई में ही भविष्य है। डिजिटल सिस्टम के कार्य से सरकारी कार्यों में भी तेजी आई है। मुझे ये लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल बन गया है जिसके माध्यम से लोग अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना प्रोफेशन और दिनचर्या को बहुत अच्छे तरीका से, एक नए तरीका से लागू कर सकते हैं। और आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फ्यूचर एंड लोग अगर इससे सही तरीका से यूज़ करें और इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें तो लाइफ में हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जमशेदपुर में व्यवसाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का महत्व विषय पर आयोजित कार्यशाला में अधिकांश वक्ताओं ने एआई का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। छात्रों के एक समूह ने इस मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि अब तक यह याचिका सुनवाई के सूचीबद्ध
नहीं हुई है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने सफल अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित परमवीर एल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज में जिला स्तरीय विकसित भारत युवा सांसद 2026 का आयोजन किया गया। आपातकाल के 50 वर्ष भारत के लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में 22 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। गुमला के चैनपुर प्रखंड में विकसित भारत युवा सांसद कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने बताया कि आपातकाल का वह दौर भारत के लिए कलंक से कम नहीं है। सत्ता का केंद्रीकरण, व्यक्तिवाद का नारा, इंदिरा इज इंडिया जैसे नारे ने यह दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति देश से बढ़कर नहीं है। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी का सत्ता हट गया। आपातकाल हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र केवल वोट देने का नाम नहीं, बल्कि बोलने का आजादी, लिखने का आजादी और अपनी बातें रखने का अधिकार भी लोकतंत्र का ही पहचान है। प्रतिभागी छात्रों ने कहा कि लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि होता है। यही वजह है कि जब आपातकाल के बाद चुनाव हुआ तो जनता ने तत्कालीन सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी ने रेडियो के माध्यम से आपातकाल की घोषणा कर दी थी। 2 राम, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। 25 जून 1975 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत में आपातकाल की घोषणा की जाती है। वहीं कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों ने कहा कि युवाओं और छात्रों को ऐसे कार्यक्रम से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से गुमला जैसे पिछड़े जिले के युवक अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं। संसद या लोकतंत्र में यही एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हर कोई व्यक्ति सिर्फ एक वोट नहीं है और ये बच्चे सिर्फ एक वोट में कन्वर्ट ना रह के एक जिम्मेदार नागरिक बने और उस संसद की नींव रखने में मददगार साबित हों और खुद भी इसके एक महत्वपूर्ण आयाम बने। मैं यह सबक से सीख रहा हूं कि आज हमारे देश में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वे हमारे लिए एक पीढ़ी के काम कर रहे हैं, एक प्रेरणा के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर विकसित भारत के तहत आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम से गुमला जिले के कॉलेज के छात्र छात्राओं को आपातकाल के उस दौर को जानने और समझने का मौका मिल रहा है। डीडी न्यूज के लिए गुमला से नरेश की रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकार कुशल युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के प्रति प्रयत्नशील है। इसी के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राजधानी रांची में रोजगार मेला का आयोजन कर प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया। रांची में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से लगाए गए रोजगार मेले में 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। झारखंड समेत कई राज्यों से आई कंपनियों ने कुशल अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। पहली बार रोजगार पाकर अभ्यर्थी खासे खुश दिखे। मेरा सिलेक्शन टाटा मोटर्स में हुआ है। मैंने सब्जेक्ट चूज किया था जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसके थ्रू मुझे जॉब मिला है 2050 हेल्थ केयर में, और ये जॉब मिला है मुझे कोकर में। इस रोजगार मेले में झारखंड समेत विभिन्न राज्यों से आई कंपनियां शामिल हुईं। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार और स्क्रीनिंग के बाद उन्हें उनके अनुकूल रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को मासिक मानदेय के साथ विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। हम लोग जो है माइक्रो फाइनेंस डिवीजन से आए हैं और हमारे पास अभी वैकेंसी झारखंड में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है। हर डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब जो बच्चे हैं उनको घर से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी में ही रोजगार देंगे हम लोग। जो कंपनी हमारी है श्वेता मेकओवर और जॉइस को, इसको हम लोग प्रमोट करते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं और बच्चों को हम आगे बढ़ाते हुए उसमें हम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग का टोटल मिल्स और गारमेंट्स मिला करके 9 यूनिट है।
तो सभी सेंटर्स से हम लोग का इनवाइट किया जाता है, जहां हम लोग जाते हैं प्लेसमेंट ड्राइव, जॉब फेयर, इवन गवर्नमेंट्स का भी जॉब फेयर अटेंड करते हैं, वहां से भी कैंडिडेट लगातार जाते हैं। रोजगार मेले को तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे लैंड हैंड इंडिया प्रतिनिधि इरशाद अनवर ने नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। होते हैं कि हम जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, उन बच्चों को 1 साल बाद और जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो उनको कॉलिंग के थ्रू रीच आउट किया जाता है और रीच आउट करने के बाद उनको काउंसिल किया जाता है। अगर वो तब भी इंटरेस्टेड होते हैं देन उनका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन होता है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर करके और फिर यहाँ पे जब ये आयोजन किया जाता है इस तरीके का, तब उनको यहाँ पे कॉल किया जाता है और यहाँ पे आके वो पार्टिसिपेट करते हैं। मौके पर मौजूद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के वोकेशन एजुकेशन के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की पहल पर राज्य भर के 800 स्कूलों में विद्यार्थियों को स्किल बेस्ड प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि रोजगार परक शिक्षा है। इन कुशल विद्यार्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। पढ़ा तो रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन, लेकिन हमारा उद्देश्य की पूर्ति, जो कि हमारा उद्देश्य क्या है कि हम लोग कितने बच्चों को लास्ट में जॉब दे पा रहे हैं। तो अगर उद्देश्य की पूर्ति हो रही है तो हम लोग मानेंगे कि जॉब वोकेशनल एजुकेशन हम लोग का सक्सेसफुल है। विभागीय स्तर पर रोजगार मेले के आयोजन से जहां एक और कुशल युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, वहीं युवाओं के आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में बढ़ोतरी भी होती है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोक सेवा आयोगों के अधिकारियों को भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के पहलू को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की बात कही। सम्मेलन में देश भर के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के साथ साथ सुधारों पर चर्चा हो रही है। The country is aiming to be the 3rd largest economy in the world in the near future. We are also moving towards achieving the goal of Viksit Bharat by 2047. I am sure that the Public Service Commissions will continue to fulfill their responsibilities and contribute towards building a future-ready team of civil servants selected and guided by them. Such civil servants will blend conformity with innovation, stability with creativity, continuity with rapid modernization, and caution with decisiveness. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान देने वाला ओमान 29वां देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया। इससे पहले यह सम्मान नेल्सन मंडेला, महारानी एलिजाबेथ और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला जैसी हस्तियों को दिया गया है। 3 देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री को इथियोपिया ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया। इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि वे पूरी विनम्रता से समस्त भारतवासियों की ओर से पुरस्कार को स्वीकार करते हैं। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस सम्मान से सम्मानित किया था। यह पुरस्कार नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवाह ने प्रधानमंत्री को प्रदान किया था। पिछले वर्ष नवंबर से अब तक देश के निर्यात में 15.5% की बढ़ोतरी हुई है और व्यापार घाटा भी कम हुआ है। निर्यात में 15.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान भारत का निर्यात $73.99 बिलियन रहा और इसी अवधि में भारत का आयात स्थिर रहा, जिससे व्यापार घाटा कम होकर 61% रह गया है। भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 19.4%, जबकि सर्विसेज एक्सपोर्ट में 11.7% की बढ़ोतरी हुई। कपड़ा और फार्मा निर्यात में 20% का उछाल आया, जबकि केमिकल निर्यात में 18% और जवाहरात और ज्वेलरी निर्यात में 27.8% का इजाफा हुआ है। इस दौरान भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट 127 गुना बढ़ा है। यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी भारत को लाभ मिला है। भारत और ओमान के बीच CPA से भी निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। भारत के निर्यात में 51.5% हिस्सा सामान का रहा, जबकि 48.5% हिस्सा सेवा क्षेत्र से आया। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, GST 2.2 रिफॉर्म और लेबर कोड्स के साथ ही लॉजिस्टिक्स अपग्रेड ने निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैक ने सत्र 2025-27 के लिए कक्षा 11 में अध्ययनरत नियमित और स्वतंत्र विद्यार्थियों के पंजीयन में तथा परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा OMR शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में खेले गए पंकज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेट कीपर सैयद किरमानी और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार ध्यानचंद खास मेहमान के रूप में शामिल हुए। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में खेले गए पंकज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान पूर्व क्रिकेटर सैयद किरमानी ने कहा कि वर्तमान में क्रिकेट काफी बदल गया है। पहले जब हम खेलते थे तो कोई मोटिवेशन नहीं था, लेकिन आज माता पिता बच्चों को खुद प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें खेल के मैदान तक लेकर आ रहे हैं। जो हमारे मनोबल, जो हमारे हौसले जो बुलंद हुए, वो सबसे पहला मैच टूर्नामेंट का रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमको उस ग्रुप में डाला गया और उस मैच में हमने इतनी बेहतरीन जीत हुई हमारी, कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड चैंपियन। सैयद किरमानी ने अपने क्रिकेट करियर की यादें ताज़ा करते हुए 1983 के विश्व कप और उसके बाद क्रिकेट में आए बड़े बदलाव पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जब हम विश्व कप जीते थे तो ना कोच थे, ना सपोर्ट स्टाफ। हमको भी पता नहीं था कि भाई हम कहीं पहुंचेंगे उस वर्ल्ड कप, क्योंकि हम चौथी वीकेस्ट टीम इन द कंपटीशन में, तो हम वहीं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार ध्यानचंद ने कहा कि भारतीय हॉकी स्वर्णिम युग में है। पिछले हमारे कई खिलाड़ी इसके अंदर शामिल हैं, पूरा हॉकी इंडिया शामिल है जो, और सबसे बढ़कर पहली बात ये कि 41 साल के अंतराल में टाइम के अंदर कोई भी कंट्री खेल को छोड़ देता है, ये अब उम्मीद नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं इंडियन गवर्नमेंट को और सबसे बढ़कर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
जिसने सपोर्ट किया इस हॉकी टीम को, क्योंकि हमारे पीछे भारत के 8 गोल्ड मेडल रखे हुए थे। अशोक कुमार ध्यानचंद ने झारखंड में स्कूल स्तर से ही हॉकी को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कहा कि उड़ीसा सरकार स्कूली स्तर से ही हॉकी को बढ़ावा दे रही है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित सत्र के दौरान कई अहम बिल हुए पास। लोकसभा में 111 और राज्यसभा 121% रही उत्पादकता। झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति MS सोनक। 8 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे तरलोक सिंह चौहान की लेंगे जगह। परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज गुबला में विकसित भारत युवा संवाद का आयोजन। आपातकाल और विकसित भारत पर युवाओं ने साझा किए अपने विचार। और संतोष ट्रॉफी के ग्रुप C के मैच रांची में शुरू। दिल्ली और रेलवे के बीच मुकाबला गोल रहित बराबरी पर छूटा। झारखंड और बिहार के खिलाड़ियों ने भी दिखाया दम।